आइए बच्चों, आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भागवन का पाठ 1 करेंगे। गद्य खंड से दो बैलों की कथा। इसके लेखक हैं प्रेमचंद, कहानी सम्राट हैं ये। और पाठ पढ़ने के पहले हम थोड़ा सा प्रेमचंद जी के बारे में जान लेते हैं। प्रेमचंद जी का जन्म 1880 में बनारस में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था और 1936 में इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने सरकारी नौकरी को त्यागपत्र देकर लेखन कार्य किया। प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदाम उनके प्रमुख उपन्यास हैं। उन्होंने हंस, जागरण और माधुरी पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। कथा साहित्य में के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध और गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया है। प्रेमचंद साहित्य में बहुत ही सशक्त माध्यम से सामाजिक परिवर्तन लाना चाहते थे। उन्होंने जिस गांव शहर परिवेश को देखा, उसको जिया, उसकी अभिव्यक्ति अपनी कथा साहित्य में की है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, इन सब पर भी उन्होंने बहुत अच्छे प्रयास किए हैं। इनका कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। इसमें मनुष्य नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में संक्षेप में कहना प्रेमचंद जी का विशेषता है। उनकी भाषा सरल, सजीव और मुहावरेदार है। उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का कुशलता से प्रयोग किया है। दो बैलों की कथा में प्रेमचंद जी ने कृषक समाज और पशुओं के भावनात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने ये बताया है कि स्वतंत्रता सहज ही नहीं मिलती, उसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद जी ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग भी किया है। आइए हम पाठ का सारांश पढ़ने के पहले कुछ शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। निरापद, सुरक्षित, सहिष्णुता, सहनशीलता, पछाई, पालतू पशुओं की एक नस्ल, गोई, जोड़ी, कुलेल की क्रीड़ा मतलब खेलना, विषाद, उदासी, पराकाष्ठा, अंतिम सीमा, गण्य, गणनीय, सम्मानित, विग्रह, अलगाव, पगहिया, पशु बांधने की रस्सी, गराव, फुंदेदार रस्सी जो बैल आदि के गले में पहनाई जाती है, प्रतिवाद, विरोध, टिटकार, मुंह से निकलने वाला टिक टिक का शब्द, मसलहत, हितकर, रगेदना, खदेड़ना, मल्लयुद्ध, कुश्ती, साबिका, वास्ता, सरोकार, कांजी हाउस, मवेशी खाना, वह बाड़ा जिसमें दूसरे का खेत आदि खाने वाले या लावारिस चौपायों पशुओं को बंद करके रखा जाता है। कुछ दंड देकर छोड़ने या नीलाम किए जाते हैं। रेवड़, पशुओं का झुंड, उन्मत्त, मतवाला, थान, पशुओं के बांधे जाने की जगह, उत्साह, उत्सव, आनंद। अब हम करेंगे पाठ का सारांश। जानवरों में गधा सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है। किसी को बेवकूफ़ करना हो तो उसे हम गधा कहते हैं। वो सचमुच सीधा है या सीधेपन के कारण उसे ये पदवी दी गई है। गाय भी सींग मार देती है। कुत्ता भी कभी सीधा जानवर होने पर भी भौंकता है। गरीब जानवर कभी कभी क्रोध में आ जाते हैं, पर गधे को तो कभी भी क्रोध नहीं आता। ऐसा कहीं हमने देखा है न सुना है। उसे कितना भी मारो, खराब से खराब चीज़ खाने को दो, उसके चेहरे पर कभी भी असंतोष नहीं दिखाई देता। हमेशा एक जैसा रहता है। सुख दुख, लाभ हानि, कोई भी दशा हो, जैसे साधु संत ऋषि मुनि रहते हैं वैसे गुण हैं इसमें। उसके साथ और कोई आदमी उसे बेवकूफ़ फिर क्यों कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर आदमी ही कर सकता है। लगता है इस संसार के लिए सीधापन उपयुक्त नहीं है। भारतवासियों की अफ्रीका में कैसी दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, ईंट से पत्थर का जवाब नहीं देते, है ना। अगर ईंट का जवाब पत्थर से देते तो सब कहलाते। गधे का एक छोटा भाई और है जो उसे थोड़ा सा कम है, वह है बैल। इसे बछिया का ताऊ भी कहा जाता है। झूरी के पास 2 बैल हैं, हीरा और मोती, पछाई जाति के बैल हैं। दिखने में बहुत सुंदर, चौकस रहने वाले, ऊंचे पूरे, दोनों एक साथ रहते हैं और मित्र हो गए रहते रहते।
दोनों मूक भाषा में बातें भी करते हैं। दोनों एक दूसरे को चाट कर सूंघ कर प्यार भी दिखाते हैं। आत्मीयता के भाव में सींग भी मिलाते हैं। हल पर चलते हैं तो उनकी यही चेष्टा होती है कि ज़्यादा बोझ मेरी गर्दन पर हो। शाम को भूसा खली नान में जब खाते हैं तो एक साथ मुंह डालते हैं। एक हटाता है तो दूसरा भी हटा लेता है। झूरी ने बेलों की जोड़ी को ससुराल भेज दिया अपने साले गया के साथ, तो वो दोनों समझे कि हमें बेच दिया है। गया को ले जाने में पसीना आ गया। इधर उधर भागते हुए चल रहे थे और हुंकारते हुए, मानो वाणी दी होती अगर भगवान ने तो पूछते कि हम गरीबों को क्यों निकाला, क्या हमारी सेवा में कोई कमी रह गई थी? हमने कभी शिकायत भी नहीं की, तो फिर इस जालिम के हाथ क्यों भेज दिया? शाम को नई जगह पहुंच गए। दिन भर में भूखे थे पर नांद के मुंह तक नहीं डाली। नांद मतलब जहाँ उनका खाना डालते हैं, खली घास भूसा। दोनों ने मूकवाणी से सलाह करी और रात को भाग चलेंगे। सब सो रहे थे और दोनों रस्सी तुड़ाकर भाग निकले अपने गांव की ओर। झूरी सुबह उठा तो दोनों बेलों को आंगन में पाया। झूरी ने दौड़कर गले लगा लिया। पूरे गांव के लड़के भी जमा हो गए और ताली बजाने लगे। बच्चों ने तय किया कि दोनों शूरवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई घर से रोटी गुड़ चोकर लेकर आया, कोई भूसी लेकर आया। सभी ने उसे खूब आदर सम्मान दिया और खिलाया पिलाया। झूरी की पत्नी दोनों को देख जल उठी, बोली नमक हराम बेल है, एक दिन काम नहीं हुआ भाग आए। झूरी को बहुत बुरा लगा। उसने कहा खाने को नहीं दिया होगा तो आ गए। झूरी की पत्नी चिढ़ती रही और बोली बेलों को सहलाते रहो, बुद्धू जैसे रगड़ रगड़ कर जोतते हैं और खिलाते भी हैं, तो दोनों कामचोर हैं। अब सूखे भूसे के अलावा कुछ नहीं दूंगी इनको खाने को। फीका फीका खाना देखकर द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजूर से कहा कि और खली डालो, तो वो बोला मालकिन मुझे मार डालेगी। वो मालकिन से डरता है तो खली नहीं डालता है। दूसरे दिन फिर झूरी का साला आता है और दोनों को गाड़ी में जोतता है। मोती ने तो गाड़ी को खाड़ी में गिराने का बहुत प्रयास किया, लेकिन हीरा ने संभाल लिया। हीरा ज़्यादा सहनशील है। शाम को घर पहुँचे तो मोटी रस्सियों से बांध दिया और फिर सूखा भूसा डाल दिया। दोनों ने छुआ तक नहीं और अपने बेलों को खली दी। तो दूसरे ही दिन हल में जोता तो दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी और मारते मारते वो थक गया पर दोनों ने बिल्कुल भी नहीं पाँव उठाए। और उसने हीरा के नाम से को नाक में डंडा मारा तो मोती गुस्से से बेकाबू हो गया और हल लेकर भागा। रस्सी न होती तो शायद पकड़ में भी न आता। हीरा बोला भागना व्यर्थ है। मोती बोला तुम्हारी तो जान ही ले ली थी उसने आज, बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बेल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ बचेंगे। हमारी जाति का यही धर्म है कि मार खाओ और काम करो। आज फिर दोनों को भूसा मिला। दोनों खड़े रहे। घर के सब लोग भोजन कर रहे थे। उस वक्त एक छोटी सी लड़की 2 रोटियां लेकर आई और इनमें से दोनों को पेट तो नहीं भर सकता था, पर उन्होंने सोचा कि कोई तो सज्जन है इस घर में। यहाँ लड़की भेरों की है। उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ मारती थी, इसलिए उसे बैलों से आत्मीयता हो गई थी। दोनों दिन भर खेत में जोते जाते और शाम को डंडे खाकर आते और शाम को 2 रोटी वह खिला जाती। घास भूसा तो बिल्कुल नहीं खाते थे वो दोनों और बहुत दुर्बल हो गए थे। मूक भाषा में मोती बोला अब सहा नहीं जाता। हीरा ने कहा तो क्या चाहते हो, एक आध को सींग देकर फेंक दूं? लेकिन इस लड़की के कारण रुक जाता हूँ। ये अनाथ है, हो जाएगी, इसकी माँ भी नहीं है और मारो तो वो लड़की को बहुत परेशान करेगी। लेकिन औरत पर सींग मारना भी तो गलत है। रस्सी तुड़ाकर भाग चले, हाँ, पर रस्सी बहुत मोटी है। रात को बालिका रोटी खिलाकर गई और दोनों रस्सी चबा रहे थे तो अचानक लड़की आई और रस्सी छोड़ दी और उन्हें भागने को कहा। दोनों खड़े रहे और सोचा कि अनाथ पर आफत आ जाएगी। इतने में बालिका चिल्लाई। क्यों चिल्लाई वो? ताकि वो चाहती थी कि ये दोनों भाग जाए। बोली फूफा वाले बैल भाग गए हैं। अरे दादा, बैल भाग गए हैं, दौड़ो। गया हड़बड़ाकर भागा। दोनों रास्ता भूल गए और एक मटर के खेत में घुस गए और चरने लगे, क्योंकि दोनों बहुत ही भूख से व्याकुल थे। सामने से सांड आता दिखा। दोनों ने कहा पूरे फंसे, अब उपाय सोचो। हीरा बोला ये अपनी आरजू विनती नहीं सुनेंगे। भागना भी तो कायरता है, तो मरो, बंदा तो 9 2 11 होता है।
और अगर दौड़ाएं तो दोनों मिलकर सामना कर सकते हैं। सांड को दोनों ने मिलकर गिरा दिया और दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों विजय के नशे में झूम रहे थे। फिर मोती मटर के खेत में वापस घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी और दो आदमी लाठियां लेकर दौड़े। दोनों ने दोनों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया था, लेकिन मोती गीले खेत में फंसा हुआ था। फिर हीरा भी मोती के साथ सुबह कांजी हाउस में बंद करा दिया गया। जीवन में पहली बार ऐसा सामना हुआ, न खाने को तिनका भी नहीं मिला। ये कैसा स्वामी है, इससे तो गया ही अच्छा था। बहुत सारे जानवर थे कांजी हाउस में, किसी के भी सामने चारा नहीं था। सब फाटक पर टकटकी लगाए देख रहे थे। दीवार की मिट्टी चाटते रहे रात भर, कुछ भी खाने को नहीं मिला। हीरा विद्रोह की आग में जलने लगा। मोती भी बोला, अब तो नहीं सहा जा रहा, कुछ उपाय करो, हिम्मत मत हारो, यहाँ से भागते हैं, आओ दीवार तोड़ते हैं। कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर हाजिरी लेने आया। हीरा को डंडे की भी रसीद किए, क्योंकि वह दीवार तोड़ रहा था थोड़ी थोड़ी, और मोटी रस्सी से बांध गया। मोती बोला, मार खाई और क्या मिला। फिर दोनों ने दीवार को बहुत प्रयास करके तोड़ दिया तो सभी जानवर भाग गए। गधे दो खड़े रहे। मोती हीरा को रस्सी खोलने लगा तो हीरा बोला, तुम जाओ, मुझे छोड़ दो। मोती ने कहा कि क्या मैं इतना स्वार्थी हूँ कि विपत्ति में साथ छोड़ दूँ। हीरा बोला, मार पड़ेगी। तब मोती बोला, इतने प्राणियों का आशीर्वाद भी तो मिलेगा जो भाग गए। सुबह चौकीदार आया और मोती को बहुत मारा। एक सप्ताह तक दोनों वहीं बंधे रहे। न चारा मिला न पानी, बस एक बार दिन में थोड़ा सा पानी मिलता था। दोनों बहुत दुर्बल हो गए। एक दिन 50-60 आदमी आए, क्योंकि वहाँ पर नीलामी थी पशुओं की, तो दोनों को नीलामी में खड़ा कर दिया गया। इतने कमज़ोर बैल देखकर कौन खरीदता। पर फिर एक दड़ियल आया और उन्हें देखकर दोनों को बहुत डर लग रहा था। लाल लाल आंखें थी और लंबा चौड़ा था, और आपस में मूक भाषा में बात करने लगे कि ये तो छुरी चलाएगा। फिर सोचा, भगवान ने हमें बचाने के लिए वो लड़की भेजी थी, अभी भी कोई सामने आएगा। दोनों बहुत डर रहे थे, कांप रहे थे और उसके साथ चल दिए। और कोई चारा भी नहीं था, चल भी नहीं पा रहे थे। दोनों कई दिनों से भूखे होने से बहुत कमज़ोर हो गए थे और उन्हें भाग भी नहीं सकते थे। और रास्ते में जाते समय हरे भरे खेत दिख रहे थे, उसमें खूब सारे जानवर घूम रहे थे स्वतंत्र। उन्हें देखकर उन्हें लग रहा था कि हमें घर नहीं छोड़ना था, हमने बहुत बड़ी गलती करी है। सबको खुश देख के चले जा रहे थे। अचानक एकदम ऐसा लगा उन्हें कि ये रास्ता तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है। इसमें तो उन्हें कुआं दिखाई दिया। यहाँ तो हम पानी पीने आते थे, अरे ये तो हमारा गांव आने वाला है। मोती बोला, अरे हमारा घर आ रहा है। हीरा बोला, भगवान की दया। दोनों घर की तरफ दौड़े और दड़ियल भी उनके पीछे पीछे दौड़ा। झूरी द्वार पर ही बैठा धूप खा रहा था। बेलों को देखते ही वह भी दौड़ा और दोनों बेलों को गले लगा लिया और आनंद के आंसू बहने लगे। वो दोनों झूरी के हाथ चाटने लगे। दड़ियल ने रस्सी पकड़ ली। झूरी बोला, मेरे बैल हैं। दड़ियल बोला, मैं मवेशी खाने से नीलामी में लेकर आया हूँ, ये मेरे बैल हैं। झूरी बोला कि अब मैं बेचूंगा तभी तो बिकेंगे, ऐसे कैसे कोई बेच सकता है, ये मेरे बैल हैं, इसमें किसी का अधिकार नहीं है। मेरे बैल हैं, इसका क्या सबूत है। ये देखो, ये मेरे घर पर आकर खड़े हैं, यही इसका सबूत है कि ये मेरे बैल हैं। दड़ियल ज़बरदस्ती पकड़ने लगा तो मोती ने सींग चलाए। दोनों ने मिलकर बहुत परेशान किया और उसे भगा दिया। गांव से जाता देख मोती अड़कर खड़ा रहा और आखिर वो चला गया। जरा देर में नांद में खली, भूसा, चोकर, दाना सब भर दिया गया। दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा खड़ा उन्हें सहलाता रहा और सभी देख रहे थे। गांव में भीड़ हो गई। उसी समय मालकिन भी आई और दोनों का माथा चूमा। इस प्रकार ये कहानी समाप्त हुई। बहुत ही अच्छी कहानी है। जानवर भी कितने प्यार से एक दूसरे को जुड़ाव रखते हैं और उन्होंने अपने मालिक से भी कितना अपनापन है कि वह बार बार दौड़कर उनके घर आ रहे थे और किसी और के घर जाना नहीं चाह रहे थे। वहाँ जाने के बाद भी उन्हें क्या लग रहा था कि ये हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। खुद के बैल को तो अच्छा खली वगैरह खिला रहे हैं और हमको भूसा खिला रहे हैं। तो ऐसा जैसा बिल्कुल अपनापन था जैसे बच्चों में होता है कि ये हमारा घर है और ये हमारे मालिक है। बच्चों, पाठ के सारांश को 2-3 बार पढ़ोगे तो प्रश्नोत्तर पता चल जाएंगे। प्रश्नोत्तर जो इसमें दिए हैं वो नहीं, इसमें जो प्रश्न दिए उसमें से भी कुछ और कुछ अपने मन से बनाने हमें प्रश्न कि गया कौन था, झूरी कौन था,
है ना। बेलों की जोड़ी कौन सी जाति की थी, ये सारे प्रश्न जो इसमें से बन सकते हैं वो अपने आप बनाकर छोटे छोटे जितने हो सकते प्रश्न बनाना है आपको। जैसे कोंजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती है, रोज़ गिनती इसलिए लगाई जाती है कि रात को जितने पशु थे सब है, कोई गया तो नहीं और कोई भागा तो नहीं है, ये देखने के लिए ना। छोटे बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों हो गया था, क्योंकि बच्ची भी बहुत दुखी थी, उसकी माँ नहीं थी और जो माँ थी वो सौतेला व्यवहार करती थी, उसे मारती थी, तो बैलों के ऊपर भी उसे दया आई। बैलों के माध्यम से ये बताया है कि जैसे किस तरह से पशुओं के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, खाने को नहीं देना, काम निकलवाना, बंधक बनाकर रखना, इस तरह से अगर कोई करता है। और एक तरफ ये भी बताया है कि झूरी उसे कितना प्यार करता था, है ना, ताकि वो दौड़ दौड़ के उसके पास आ रहे थे। इस तरह से नैतिक मूल्य बताना है कि वो कितना प्यार करते थे अपने मालिक से और उनके लिए कुछ भी करने को तैयार थे और दूसरे के घर जाने को तैयार नहीं थे। और है प्रस्तुत कहानी में गधे को मूर्ख कहा है ना। इसकी विशेषता तो गधा कभी भी कोई बात में भी नाराज़ नहीं होता है, कोई अपना कुछ भी अपना प्रकट नहीं करता है, असंतोष प्रकट नहीं करता, हमेशा संतोषी जैसा खड़ा रहता है। उसको कोई कुछ भी खाने को दे, कुछ भी मारे, बिल्कुल साधु संत की तरह उसका व्यवहार है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उसे मूर्ख की जगह प्रयोग किया जाता है ना। किस घटनाओं से पता चलता है कि हीरा मोती में गहरी दोस्ती थी। बहुत सारी घटनाएं ऐसी आई जिससे हमें ये पता चलता है कि जैसे एक खाता है तो दूसरा खाता है, एक नहीं खाता है तो दूसरा नहीं खाता है ना। एक को रस्सी से बंधा हुआ था और दूसरे को छूट मिली कि भाग सकता था, लेकिन वो उसको छोड़ के नहीं भागा। ऐसे बहुत सारे पाठ में जो है विशेषताएं हैं कि क्या कैसे पता चलेगा कि दोनों की गहरी दोस्ती थी, वो हम घटनाओं को देख सकते हैं। औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को भी स्पष्ट किया है। मतलब बैल तक ये सोच रहा है कि औरत पे हमें सींग नहीं मारना है, ऐसा बताया है लेखक ने। और बहुत छोटे छोटे प्रश्नोत्तर आएंगे, बड़े प्रश्नोत्तर बिल्कुल याद नहीं करना है, बहुत छोटे छोटे छाँट छाँट के अपने को प्रश्न बनाना है और करना है। एक प्रश्न 10 है, गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने को क्यों दिया, क्योंकि गया पराए बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। सही है। गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात नहीं थी। गलत। वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। गलत। उसे खली आदि सामग्री की जानकारी न थी। गलत। सिर्फ पहला वाला सही है, बाकी सब गलत करना है। और अपने छोटे छोटे प्रश्नोत्तर बनाना है और खाली ये शब्दार्थ को पढ़ लेना 1-2 बार, और मेरी कहानी जो मैंने पढ़ी सारांश बताया उसको 1-2 बार सुन लोगे। और मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय भी IMP है, उसको भी याद करना है, उनकी जो रचनाएं हैं वो, और उनकी भाषा के बारे में। प्रेमचंद जी के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है ना। उन्होंने पशु पक्षियों के बारे में भी अपनी आत्मीयता व्यक्त की है, मनुष्य तो मनुष्य है ना। और उन्होंने अपनी सरल सहज भाषा में, मुहावरेदार भाषा में बहुत ही सुंदर प्रस्तुति की है और बहुत ही अच्छी कहानी लिखी है। बिल्कुल मार्मिक कहानी है, हृदय को छूने वाली कहानी है ना। इसको 2-3 बार कहानी सुन लो और प्रश्नोत्तर खुद ही फिर किताब में पढ़ोगे तो अपने आप ज़्यादा से अच्छे से समझ में आएगी, और फिर उसके प्रश्नोत्तर मन से बना लेना। और खूब पढ़ो, खूब बढ़ो, घर में रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। धन्यवाद।